So hello guys, welcome back to another very important video session from our YouTube channel Yes Biology. मेरा नाम है धर्मपाल ढाका and this particular video we will talking about the very first lecture of digestion and absorption, starting from the very basic and the most basic thing about the any chapter is definition. So let's talk about the digestion and absorption. First of all, फूड एंड न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन भोजन और पोषण। तो हमें एनर्जी किससे मिलती है? न्यूट्रिएंट से, यानी जो हम भोजन अपना फूड ग्रहण करते हैं उनसे हमें पोषण मिलता है, एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन इज द गेटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटी। भोजन हमें जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। मटेरियल फॉर ग्रोथ। फूड हमें शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए मटेरियल प्रदान करता है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी मटेरियल शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन हमें प्रदान करता है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। भोजन हमारे शरीर का तापमान बनाए रखता है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी शरीर के तापमान को बनाए रखता है। रिपेयर ऑफ टिश्यू। कहीं पर भी अपना जो टिश्यू है वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो वो टिश्यू की रिपेयर करता है, यानी पुनः वहाँ पे नए टिश्यू का निर्माण करने में हमारा भोजन हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। तो भोजन हमें क्या क्या प्रदान करता है? एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज़, मटेरियल फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो भोजन से हमें क्या क्या मिलता है? वाटर मिलता है ना। उपापचय जल। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो उपापचय जल का निर्माण होता है। प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट, लिपिड, ये सभी भोजन में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स या पोषक होते हैं। द वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। जो अपना पानी है वो कोशिका द्रव्य में मिलता है और कोशिका द्रव्य में विभिन्न उपापचय क्रियाएं होती है। इसका मतलब जो पानी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, उपापचय क्रियाओं के लिए, यानी श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं जो है वो कोशिका द्रव्य में, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, वहाँ पे अधिकांश मात्रा में क्या रहता है? पानी रहता है। और डिहाइड्रेशन से हमें यह बॉडी के डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण से पानी हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें पढ़ेंगे हम। पहली है वो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, जिसको गट भी बोलते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी एसोसिएटेड ग्लैंड, जो डाइजेशन में सहायता करती है। वो कौन सी ग्लैंड? डाइजेस्टिव ग्लैंड। और पहला टॉपिक रहेगा एलिमेंट्री कैनाल या गट। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट रहता है माउथ। उसके बाद माउथ में एक गुहा पाई जाती है जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ओपन होगी आगे नेक्स्ट फेरिंक्स में, यानी किसमें? गर्सिका में, गर्सनी में। किसमें? गर्सनी में। उसके बाद आएगी इसोफेगस, जिसको बोलते हैं गर्सिका। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सभी पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल में सम्मिलित रहते हैं। गट या एलिमेंट्री कैनाल में ये सभी भाग किसके हैं? आहार नाल के भाग हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। पहला है एलिमेंट्री कैनाल या गट, और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो डाइजेशन में सहायता करती है। विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। सबसे पहले पाचक ग्रंथि आएगी अपनी लार ग्रंथियाँ, जो बक्कल कैविटी में पाई जाती है। इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आएगी स्टमक में। उसके बाद लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड अपने बॉडी की। उसके बाद पैंक्रियाज, जो मिक्स्ड ग्लैंड है। और इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ, ये सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड में सम्मिलित हैं। तो ये अपना माउथ हो गया। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद इसोफेगस, लीवर, गैल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और अपेंडिक्स यानी परिसेसिका। ये सभी भाग हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो चलिए
सबसे पहले शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गट का फर्स्ट पार्ट है वो है बक्कल कैविटी या माउथ। माउथ टू रिसीव द फूड यानी भोजन को अंदर ग्रहण करना, माउथ जो अपना है वो भोजन को अंतर ग्रहण करता है जिसको बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद बक्कल कैविटी, ओरल और माउथ कैविटी। तो बक्कल कैविटी में कंसिस्ट ऑफ प्लेट, उसके बाद टीथ और मस्कुलर टंग। बक्कल कैविटी में क्या क्या रहते हैं, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, ये इसकी रूफ है ना, रूफ में प्लेट मिलेंगे, आगे के वाले भाग में मिलेगी अपने को हार्ड प्लेट और पीछे की तरफ मिलेगी सॉफ्ट प्लेट। इसके अलावा टीथ यानी दांत मिलेंगे बक्कल कैविटी में, मस्कुलर टंग यानी पेशीय जीवा मिलेगी बक्कल कैविटी के अंदर। इसके बाद प्लेट एज एंटीरियर हार्ड प्लेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट प्लेट। प्लेट यानी तालू, आगे वाला तालू है वो कठोर तालू है, पीछे की तरफ ये सॉफ्ट तालू है। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। जो अपनी जीवा है वो मस्कुलर ऑर्गन है और वो फ्लोर यानी नीचे ये फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी रहती है नीचे की तरफ। अपनी जीवा किसके द्वारा, फ्रेनुलम द्वारा ओरल कैविटी में जुड़ी रहती है, मस्कुलर ऑर्गन है टंग। और टंग है स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिली, जीवा के ऊपर स्मॉल उभार पाए जाते हैं जिन्हें पेपिली कहते हैं। सम पेपिली है वो टेस्ट बर्ड भी धारण करके रखती है, सम पेपिली बियर टेस्ट बर्ड्स। एट द बैक ऑन आइदर साइड ऑफ टंग टॉन्सिल प्रेजेंट। जीभ के दोनों तरफ बैक साइड में क्या पाए जाते हैं, टॉन्सिल भी पाए जाते हैं। इसके बाद है टीथ, कौन सा भाग, टीथ पढ़ेंगे, टीथ यानी दांत। द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिशन, यानी दांत की प्रकृति और दांतों का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन रहता है 3 प्रकार से, हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब है विषम दंती, दांत है उनके आकार आकृति अपने अंदर अलग अलग रहती है, विभिन्न प्रकार के शेप के दांत मिलते हैं, यानी अपने अंदर दांत कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट प्रकार के टीथ मिलते हैं। किस प्रकार के टीथ, हेटेरोडोंट। थिकोडोंट का मतलब है दांत है वो सॉकेट में धसे रहते हैं दांत, अपने दांत है वो ऊपर सॉकेट में, सभी दांत है वो सॉकेट के अंदर धसे रहते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं गरत दंती दांत। इसके अलावा डाइफायोडोंट यानी दांत है वो ह्यूमन में 2 बार आते हैं। सबसे पहले जो दांत आते हैं उनको दूधिया दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ, और उसके बाद जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, यानी अपने अंदर दांत 2 बार आते हैं, इसलिए डाइफायोडोंट प्रकार के टीथ पाए जाते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन के दांत सॉकेट में या गरत में धसे रहते हैं, इसलिए गरत दंती दांत या थिकोडोंट भी कहलाते हैं। मनुष्य के दांत विषम दंती यानी हेटेरोडोंट भी कहलाते हैं, क्योंकि दांतों की आकार आकृति अलग प्रकार की होती है, इसलिए मनुष्य का ह्यूमन का डेंटिशन रहता है हेटेरोडोंट, थिकोडोंट और डाइफायोडोंट प्रकार का डेंटिशन पाया जाता है ह्यूमन के अंदर। उसके बाद सबसे पहला है हेटेरोडोंट डेंटिशन। हेटेरोडोंट का मतलब है इट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, दे आर इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना, कर्तक, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक। इंसिजर को आई से लिखेंगे, उसके बाद कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से और मोलर को एम से। तो विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में, इसलिए हमें हमारे अंदर जो विषम दंती डेंटिशन मिलता है। इट मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, देयर आर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। भोजन को काटने के लिए फॉर कटिंग यूज़ करते हैं इंसाइजर का, टीयर्स यानी फाड़ने के लिए यूज़ करते हैं कैनाइंस का, प्रीमोलर का यूज़ करते हैं मैस्टिकेशन यानी चबाने के लिए जो दांत काम में आते हैं वो होते हैं प्रीमोलर, और मोलर टीथ का उपयोग भोजन को मैस्टिकेशन करने के लिए प्रीमोलर और मोलर टीथ का उपयोग करते हैं। भोजन को चीरने और फाड़ने के लिए इंसाइजर और कैनाइन टीथ काम में आते हैं। ये मोलर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ये प्रीमोलर, कैनाइन और सबसे आगे की तरफ ये कौन से दांत हैं, इंसाइजर, उसके बाद आते हैं कैनाइन, फिर प्रीमोलर और वो लास्ट वाली झाड़ उनको बोलते हैं मोलर। प्रीमोलर एंड
molar are collective called chick teeth which have cusps, यानी इनके ऊपर ये कस्प पाए जाते हैं, जाड़ जो है इनके ऊपर ये कस्प बोलते हैं इनको, पीछे की तरफ जो अपनी जाड़ है प्री मोलर और मोलर उनके ऊपर ये कस्प पाए जाते हैं और वो चिक टीथ कहलाते हैं क्योंकि वो इधर दोनों तरफ गालों में मिलते हैं। तो वो कैसे दांत चिक टीथ कहलाते हैं। कौन कौन से प्री मोलर और मोलर टीथ हैं वो कहलाते हैं चिक टीथ, और क्योंकि इनके अंदर कस्प भी मिलते हैं। इसके बाद थिकोडोंट डेंटिसन, कौन सा है थिकोडोंट, इट मीन्स टीथ आर प्लेस्ड इन द जो सॉकेट, यानी गर्त के अंदर धसे रहते हैं, जबड़े में दांत गर्त के अंदर यानी सॉकेट के अंदर धसे रहते हैं, इसलिए ह्यूमन के दांत कहलाते हैं गर्त दंती दांत यानी थिकोडोंट डेंटिसन। उसके बाद कौन से हैं, थिकोडोंट के बाद है डाइफायोडोंट डेंटिसन। डाइफायोडोंट का मतलब दांत अपने अंदर कितनी बार आते हैं, 2 बार। सबसे पहले जो दांत आते हैं बचपन में उनको बोलते हैं मिल्क टीथ, दूधिया दांत, और उसके बाद आते हैं स्थायी दांत जिनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। इट मीन्स टीथ अपीयर ट्वाइस इन लाइफ टाइम, यानी अपने जीवन में दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार। मिल्क टीथ आते हैं सबसे पहले जिनको डेसिडुअल टीथ भी कहते हैं, संख्या में कितने रहते हैं, 20। डेवलप्स एट 6 to 7 मंथ ऑफ बर्थ, ये जन्म के बाद 6 से 7 महीने के बाद ये दांत आने शुरू हो जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाई परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर, यानी 6-7 साल की उम्र के बाद ये दूधिया दांत ये तो गिर जाते हैं, उसके बाद नए परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो लाइफ टाइम बने रहते हैं। परमानेंट जो दांत है उनकी संख्या बाद में कितनी हो जाती है, जो स्थायी दांत रहते हैं 35। और सबसे पहले जो आवास डेसिडुअल यानी मिल्क टीथ जो होते हैं दूध के दांत उनकी संख्या रहती है 20, और बाद में जो स्थायी दांत है उनकी संख्या रहती है 32। द लास्ट मोलर अपीयर ओनली एट द एज ऑफ 18, सो दे आर कॉल्ड विजडम टीथ। अक्कल के दांत बोलते हैं इनको, विजडम टीथ, अक्कल दांत। कौन से दांत, 4th मोलर, जो लास्ट वाला मोलर दांत है वो 18 साल की उम्र में आता है। इसका मतलब अब व्यक्ति को क्या आ गई, अक्ल आ गई, इसलिए ये दांत तभी आता है जब व्यक्ति क्या हो जाता है, समझदार। 4th मोलर दांत आ रहा है, इसका मतलब व्यक्ति समझदार हो रहा है, इसलिए इस दांत को बोलते हैं विजडम टीथ, अक्ल के दांत। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल, दांतों के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है वाइट कलर की जिसको बोलते हैं इनेमल, जो कि अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट रहता है। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल, यानी दांतों का सबसे बाहरी कठोर आवरण है वो इनेमल द्वारा बना रहता है, जो अपने शरीर का सबसे कठोर पार्ट है। डेंटिसन या डेंटल फार्मूला जो अपना वो क्या है, द फार्मूला दैट एक्सप्लेन द काइंड्स एंड नंबर ऑफ टीथ, यानी जो सूत्र किसको दर्शा रहा है, दांतों के प्रकार और दांतों की संख्या को दर्शाता है, वो कहलाता है डेंटल फार्मूला या दंत सूत्र। ह्यूमन डेंटल फार्मूला फॉर परमानेंट टीथ क्या रहता है, इंसाइजर है सबसे पहले, उसके बाद है कैनाइन, उसके बाद कौन से प्री मोलर और फिर मोलर। तो ये सूत्र रहता है अपना 2 1 2 3, ये ऊपर वाले एक जबड़े के, ये ऊपर वाले 1 साइड के एक जबड़े के और 1 साइड के, जैसे ये जबड़ा है पूरा तो इधर वाले जो ऊपर के दांत इधर वाले अलग से, ये नीचे वाला जबड़ा है इसके भी 2 भाग होंगे ऐसे। तो ये जो सूत्र है ये ऊपर वाले एक ही साइड का सूत्र है, 2 1 2 3, फिर नीचे की तरफ यहाँ कितने होंगे, यहाँ भी 2 1 2 3, 2 क्या है, 2 है इंसाइजर, 1 क्या है, 1 है कैनाइन, 2 क्या है प्रीमोलर, फिर 3 क्या है, ये मोलर है ना। तो ये सूत्र कैसे बनेगा, इनको ऐसे लिखते हैं जैसे 2 1 2 3, फिर नीचे वाले 2 1 2 3, ऊपर वाले जबड़े का आधा हिस्सा था तो तब इसको 2 से गुणा करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे दोनों साइड में 2 से गुणा हो जाएगा, तो कुल दांत निकल के आते हैं 32। और ये बचपन में डेंटल फार्मूला मिल्क टीथ का क्या रहता है, 2 1 2 1 0 2, यानी कौन से प्रीमोलर दांत है वो दूधिया दांत वो आते ही नहीं, वो बाद में एक ही बार आते हैं जीवन में। तो 2 1 0 2 वो रहता है बच्चों का के दांतों का फार्मूला। 6 से 7 महीने की उम्र में जो दांत आते हैं तो उसमें प्रीमोलर दांत नहीं आते, तो उसका डेंटल फार्मूला हो जाएगा 2 1 0 2। और कुल दांत कितने रहते हैं, 20 दांत रहते हैं टोटल। कितने,
20 दांत। इसके बाद नेक्स्ट जो है फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स का मतलब गर्सनी। गर्सनी क्या है? कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स है ये इधर वाले भाग अपने गले की तरफ जो कॉमन भाग रहता है वो है फेरिंग्स कहलाता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ वो नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर होता है हाइपोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स जिसको गर्सनी बोलते हैं वहाँ पे भोजन और सांस के लिए ये कॉमन पार्ट रहता है, क्योंकि यहीं से तो भोजन गुजरता है, यहीं से भोजन गुजरता है और यहीं से भोजन और यहीं से वायु गुजरती है, अपने फेफड़ों के अंदर जाती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्रॉसिंग होती है भोजन और सब वायु की या गैसों की। इसलिए कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फेरिंग्स यानी गर्सनी। व्हेन फूड मटेरियल पास थ्रू द फेरिंग्स द कार्टिलेजिनस एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स की ओपनिंग कहलाती है ग्लोटिस, और उसको कवर करने के लिए ऊपर एक घाटी ढक्कन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। वो कार्टिलेजिनस यानी उपास्थि का बना होता है। लैरिंग्स की ओपनिंग कहलाती है ग्लोटिस, और उसके ऊपर लैरिंग्स जो है नीचे जाके ट्रेकिया बनाता है, और लैरिंग्स से अपन सांस लेते हैं, वायु लैरिंग्स से होते हुए अंदर फेफड़ों में जाती है। और इस लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको बोलते हैं घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिस इस छिद्र को यानी ग्लोटिस को क्या कर लेता है, ऐसे बंद कर लेता है ताकि भोजन है वो श्वास नली के अंदर ना जाए। एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया, यानी एपिग्लोटिस जब ग्लोटिस को बंद कर देता है यानी कवर कर लेता है तो भोजन ट्रेकिया में नहीं जाता। तो कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस है वो किसको बंद करता है, ग्लोटिस को, जिससे भोजन किस में नहीं जाता, श्वास नली में भोजन नहीं जाता। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसोफेगस, यानी इसोफेगस का मतलब गर्सिका। भोजन नलिका को बोलते हैं इसोफेगस, जो भोजन को कहाँ लेके जाती है, अमाशय के अंदर भोजन लेके जाती है जिसको बोलते हैं क्या, इसोफेगस या गर्सिका। मस्कुलर ट्यूब यानी मस्कुलर है, ये किसी प्रकार की बोन नहीं होती, 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहती है। गर्सिका की लंबाई कितनी, 30 सेंटीमीटर लंबाई रहती है गर्सिका। दैट कंडक्ट फूड इनटू स्टमक, यानी यह भोजन को लेके जाता है कहाँ लेके जाता है, भोजन को लेके जाता है अमाशय में। कौन, इसोफेगस। पोस्टीरियर पार्ट द इसोफेगस हैज ए गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पे लास्ट में पोस्टीरियर पार्ट में ये इसोफेगस का लास्ट पार्ट है ये यहाँ पे, और इस लास्ट पार्ट पर एक क्या पाया जाता है, स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। छेद है जिससे भोजन यहाँ इधर जाएगा। ये ओपनिंग है स्टमक के ऊपर की तरफ ओपनिंग है जिसको क्या बोलेंगे स्फिंक्टर, उसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इट कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक। यह स्फिंक्टर नियंत्रित करता है गर्सिका की ओपनिंग को अमाशय के अंदर। ठीक है भाई, ये भोजन आ रहा है इसोफेगस में, इसको बोल रहे हैं इसोफेगस। ये लास्ट ओपनिंग है जिसको बोल रहे हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये अपना स्टमक है और लास्ट वाला भाग है स्टमक के लास्ट में एक स्फिंक्टर और पाया जाता है जिससे भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन में या ड्यूडेनम में यानी ग्रहणी में जाता है स्टमक से। तो स्टमक के लास्ट वाले भाग में एक ओपनिंग और रहती है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद आता है अपना लार्जेस्ट भाग, आर्नाल में चौड़ा भाग है, जे सेप्ट ऑर्गन जिसको बोलते हैं। लार्जेस्ट तो वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई सबसे ज़्यादा रहती है, लेकिन चौड़ा भाग आर्नाल का वो है कौन सा, अमाशय। तो अमाशय किस शेप का होता है, अमाशय होता है जे सेप्ट स्ट्रक्चर में। कैसा होता है अमाशय, जे सेप्ट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। अमाशय जे आकृति का अंग है जो भोजन को स्टोरेज करता है और भोजन का क्या करता है, डाइजेशन करता है। 3 पार्ट रहते हैं स्टमक में। अपर वाला पार्ट है वो कहलाता है फंडस, उसके बाद मिडिल पार्ट कार्डियक स्टमक या बॉडी भी बोलते हैं जिसको, और सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो कहलाता है पाइलोरिक स्टमक। सबसे ऊपर वाला भाग है ये है फंडस, कौन सा है,
ऊपर वाला भाग ये है फंडस। उसके बाद है ये बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं, कार्डियक स्टमक भी बोलते हैं। सबसे लास्ट वाला भाग है वो है पाइलोरिक स्टमक, और लास्ट में एक छिद्र भी पाया जाता है, यहाँ स्पिंटर भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर, जिससे भोजन आगे की तरफ ड्यूडेनम में यानी ग्रहणी में जाता है। ये पाइलोरिक ओपनिंग है, ठीक है। ये कार्डिया है, और यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंटर या लोअर इसोफेजियल स्पिंटर बोलते हैं। इसोफेगस की ओपनिंग हो रही है कहाँ, स्टमक के अंदर। स्टमक में भोजन स्टोरेज रहता है, और भोजन का क्या होता है, डाइजेशन। स्टमक जे सेप्ट ऑर्गन है, इसके 3 भाग रहते हैं, फंडस, उसके बाद बॉडी, और लास्ट पार्ट है पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एन ओपनिंग, जिसको बोलते हैं पाइलोरस, गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिंटर। स्टमक किस में ओपन होता है, स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे एक ओपनिंग द्वारा कंट्रोल रहता है, जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। इनर वॉल ऑफ द स्टमक बियर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, वो कहलाते हैं रग्गी, यानी अमाशय में पाए जाने वाले उभार क्या कहलाते हैं, रग्गी कहलाते हैं। उसके बाद ये स्टमक, ये ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम, इलियम, सिक्कम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग है। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट रहते हैं, ग्रहणी, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम, और ये उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है अपने आरनाल का। सबसे लंबा भाग कौन सा है, चौड़ा भाग तो अभी पढ़ा हमने, अमाशय था। इसके बाद सबसे लंबा भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट, 7 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर लंबा भाग है ये, और 2.5 सेंटीमीटर रहती है इनकी डायमीटर। चौड़ाई कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी, 7 मीटर लंबा भाग है ये आरनाल का। 3 पार्ट्स रहते हैं इसमें, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सी सेप्ट। तो पहला भाग है सी सेप्ट, ये स्टमक है। स्टमक से आगे ये आ रहा है सी आकृति का अंग, ये क्या है, ड्यूडेनम। उसके बाद कौन सा भाग आता है, मिडिल पार्ट रहता है जेजुनम, और थर्ड पार्ट है टर्मिनल पार्ट, वो इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, दिखाई दे रहे हैं, ये ड्यूडेनम है। उसके बाद मिडिल पार्ट है वो जेजुनम, और लास्ट पार्ट है वो क्या है, इलियम। और कितने मीटर लंबा, 7 मीटर लंबा भाग है ये, 7 मीटर लंबा। चौड़ाई कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट पार्ट अपनी आरनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। फिंगर लाइक विलाई आर सीन एट द म्यूकोसा। स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में फिंगर लाइक उभार मिलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, विलाई। Each villus has a brush border columnar epithelium layer provide with microvilli। माइक्रोविलाई यानी ब्रूस बॉर्डर संरचना, ब्रूस बॉर्डर स्ट्रक्चर पाई जाती है कोल्यूमिनर एपिथेलियम के ऊपर। ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रूस बॉर्डर कोल्यूमिनर एपिथेलियम पाई जाती है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिनको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। विलाई कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरी नेटवर्क एंड ए स्मॉल लिम्फ वेसल, जिसको लैक्टियल भी कहते हैं, जो वसा युक्त भोजन के अवशोषण में सहायक होती है। लैक्टियल लिम्फ वेसल भी पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो विलाई के अंदर क्या क्या कंसिस्ट बताया, विलाई कंसिस्ट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क, यानी केशिकाओं का जाल मिलता है विलाई में, क्योंकि यहाँ पे भोजन का अवशोषण होगा और वो भोजन अवशोषित होकर जाएगा ब्लड में। और यहाँ पे एक स्मॉल लिम्फ वेसल, यानी लिम्फ वेसल, लिम्फ वाई का भी मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टियल। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई। विलाई विद ब्रूस बॉर्डर कोल्यूमिनर एपिथेलियम इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस। लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.3 मीटर लंबी रहती है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी, 1.3 मीटर लंबी। इसके 3 पार्ट रहते हैं, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में कितने भाग, 3 भाग, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम है, सिक्कम इट इज द वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स बट वेरी स्मॉल इन मैन। शाकाहारियों में इसकी लंबाई क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। हर्बीवोरस
हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी। शाकाहारियों में इसकी लंबाई, सिक्कम की लंबाई ज़्यादा और वो विकसित रहती है शाकाहारियों में, क्योंकि उनमें स्टार्च का पाचन करना है, लेकिन ह्यूमन में वेरी स्मॉल रहती है। अराइजिंग फ्रॉम द सिक्कम, सिक्कम से अराइज होती है एक फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सिक्कम से एक फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन जो ऑर्गन अराइज हो रहा है जिसको क्या बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या परिसेसिका। वेस्टिजियल है ये ह्यूमन में क्या है वेस्टिजियल। उसके बाद सिक्कम से जो नेक्स्ट भाग आता है वो कोलन। कोलन में हमें 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। ये असेंडिंग कोलन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद ये ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ कोलन है जो इधर जा रहा है, और नीचे की तरफ आ रहा है वो डिसेंडिंग यानी अवरोही कोलन। यह था आरोही जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ट्रांसवर्स कोलन यानी अनुप्रस्थ कोलन, और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो है अवरोही कोलन। और लास्ट वाला भाग है ये पेल्विक कोलन जो रेक्टम में खुल रहा है और रेक्टम बाहर एनएस से ओपन हो रहा है। उसके बाद कोलन, सिक्कम कोलन। द कोलन कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। लास्ट पार्ट वो है रेक्टम। पेल्विक कोलन लीड्स टू रेक्टम दैट ओपन आउट बाय एनएस। पेल्विक कोलन है वो रेक्टम में ओपन होता है और रेक्टम बाहर एनएस से बाहर की तरफ खुल जाता है। एनएस इज गार्डेड बाय एनल स्पिंटर, सर्कुलर वॉलेंट्री मसल्स। स्पिंटर में, एनल स्पिंटर में जो मसल्स पाई जाती है वो सर्कुलर वॉलेंट्री मसल्स होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है? लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई रहती है 1.5 मीटर लंबा। 3 पार्ट है इसमें, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम से एक फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज होता है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कोलन के 3 भाग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी थी? स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई थी 7 मीटर। कितनी? और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई तो बहुत कम है इसकी तुलना में, लेकिन इसकी चौड़ाई वो ज़्यादा रहती है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई मात्र 1.5 मीटर लंबी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7 मीटर लंबा भाग। और 3 भाग थे स्मॉल इंटेस्टाइन के, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। सी शेप्ड भाग कौन सा है? डुओडेनम। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।